संविधान का उल्लंघन कांग्रेस ने शुरू किया। ठीक है, उसने शुरू किया और उसने सबसे ज्यादा आपको दबाया। अभी जितनी भी पार्टियां हैं सब धर्म की ही राजनीति करती हैं। अभी जो चीज कांग्रेस कह रही है सब उन्हीं का लगाया हुआ है। ये सारी जड़ें उन्होंने ही खो दिया और ये सारी चीजें उन्होंने ही बनाई। भारत में पहली बार आसाम में एनआरसी हुई। एनआरसी के वक्त में सरकार किसकी थी? केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और असम में भी कांग्रेस की सरकार थी। वक्फ का जो मंच आप बनाते हैं उस पर सबसे आगे बढ़ के मैं मुसलमानों के लिए जान दे दूंगा, वो मुसलमानों के लिए जान नहीं दे रहे, वो अपने लिए जान देते हैं। ये स्पष्ट नीति है उनकी। ऐसी स्थिति में किसी तीसरे मोर्चे के बारे में उम्मीद करना बेकार। अगर कोई बनाते हैं तो वो 100-200 वोट लाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। 2025 बिहार विधानसभा, इस बार जो बिहार में होने वाला है इलेक्शन वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो कि पूरे भारत में लोग इसको बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि मुसलमानों की इसमें क्या भागीदारी रहेगी, उनको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि दो ही फ्रंट दिख रहे हैं साफ हमारे सामने, एक एनडीए और एक महागठबंधन, और क्या तीसरा मोर्चा भी होगा। यही सब खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर ये बताइएगा, बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा इस बार? मुझे कोई ऐसी तब्दीली तो इसमें आज़ाद जी नज़र नहीं आती है। जनता में कोई उतावलापन नहीं है, राजनीति को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है और धार्मिक उन्माद इस तरह बढ़ा दिया गया है कि ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के किसी बदलाव की कोई स्थिति मुझे नजर नहीं आती। अच्छा, दो ही फ्रंट दिखता है या तीसरा मोर्चा भी बनेगा क्या? तीसरा मोर्चा बनने के लिए एक समय लगता है, अब समय नहीं है। 2-2.5 महीने के अंदर में चुनाव आ जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी तीसरे मोर्चे के बारे में उम्मीद करना बेकार। अगर कोई बनाते हैं तो वो 100-200 वोट लाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, थर्ड फ्रंट की उम्र इतनी लंबी क्यों नहीं होती है? भारत में एक मानसिकता है, एक हीरो एक विलन, इसके अलावा यहाँ कॉमेडियन की कोई स्थिति नहीं बनती है। अब वैसी फिल्में भी नहीं बनती हैं और वैसी मानसिकता भी नहीं है। हाँ, अचानक कोई अगर क्रांति होती है तो उससे एक नई चीज़ होती है, वो थर्ड फ्रंट नहीं होता है, वो एक नई क्रांति। तो अभी क्रांति की कोई ऐसी उम्मीद अपने देश में या अपने राज्य में नज़र नहीं आती है। अच्छा, मुसलमानों को किस मोर्चा के साथ जाना चाहिए? मुसलमानों को अपनी स्थिति खुद स्पष्ट करनी चाहिए। मुसलमानों को उनकी जहां लीडरशिप है वहां जानी चाहिए। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं इनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए। मुसलमानों को अगर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, आरिफ मोहम्मद खान की नकल करते हुए, या आप शाहनवाज हुसैन की, उनसे समझौता करें कि भाई 341 धारा हटा दीजिए, हम आपको ही वोट देंगे, आपकी ही सत्ता है, हमको कोई फ़र्क नहीं। जब 40% लोग देते हैं तो 18% लोग भी आपको ही वोट देंगे। आपने अभी कहा कि मुसलमानों को बीजेपी की तरफ चले जाने दें, लेकिन कई मुसलमान का कहना है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। कौन ऐसी पार्टी जो धर्म की राजनीति नहीं करती है? आप मुझे वो बता दीजिए। जैसे आप अभी जितनी भी पार्टियां हैं सब धर्म की ही राजनीति करती। कांग्रेस क्या धर्म की राजनीति नहीं करती है? आरजेडी क्या धर्म की राजनीति नहीं? उनका छुपा हुआ एजेंडा वो आपके सामने आ रहा है। आज जो मुसलमानों के बारे में आप पूछें, इनकी स्थिति कौन सबसे ज़्यादा बिगाड़ के रखा है? इन सो कॉल्ड सेकुलर दलों ने किया है। आरजेडी के बारे में आप बता रहे हैं और महागठबंधन के बारे में आप बता रहे हैं, तो वो लोग का कहना है कि हम कभी भी राजनीति नहीं करते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं। और बिहार में मुसलमानों को लेके जो अलग अलग वक्त में भी आप देखिए, बहुत जगह देखिए तो सारे लोग आए हैं, महागठबंधन के लोग। संसद में एक बड़े एमपी को देखिएगा जो आपके वक्फ वाले मामले में आए हैं, वो वोटिंग के टाइम में नहीं थे। मतलब वो किस तरफ थे? ना इधर थे ना उधर थे। तो उधर नहीं थे, लेकिन वक्फ का जो मंच आप बनाते हैं उस पर सबसे आगे बढ़ के मैं मुसलमानों के लिए जान दे दूंगा, वो मुसलमानों के लिए जान नहीं दे रहे, वो अपने लिए जान देते हैं। ये स्पष्ट नीति है उनकी। और अगर ऐसा होता, जो महागठबंधन के लोग हैं तो अपने साथ अल्पसंख्यक समाज जो मुसलमान 18% है उनको अपने साथ बिठाता, उनको सम्मान के साथ रखता, उनकी लीडरशिप की इज्जत करता, तो वो तो उनको बेंच पे बिठा कर रखता, अपने सामने स्टूल पे बिठाता है। इससे ज़्यादा तो उनकी औकात नहीं है। अच्छा, मुसलमान बिना एजेंडा का वोट करते हैं, क्या आप मानते हैं इस बात? हाँ, ये सही है। मुसलमानों के पास कोई अपना एजेंडा नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम के उस रूप को मानते ही नहीं जो इस्लाम ने उनको सिखाया है। उनको लीडरशिप सिखाई, उनको इमामत सिखाया,
उनको ईमानदारी सिखाई, उनको सब कुछ सिखाया, वो चीज़ मुसलमानों के साथ अभी नहीं है। इस वजह से बे एजेंडे की चीज़ें, बेसर की कौम है, दिमाग है ही नहीं, मतलब इसी गुलामी वजह इसका से पीछे ज़हन है आपके कहने का मतलब। पिछड़ चुके हैं। अब तो लेकिन और अब जो बची हुई कुछ आप- जगह है, जी। अब जितना स्वीपर का काम है जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगा। जो शूद्र कम्युनिटी ऊपर आ रही है वो जगह भरने के लिए इनके पास है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि श्याम रजक चुनाव लड़ सकते हैं, तो मोइन धोबी उनको भी आरक्षित सीट मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, उनको रोक कौन रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 1950 में जी बहुत प्लानिंग के साथ एक काम किया। जी उसने एक काम किया है कि साहब आपकी जितनी प्रतिशत की आबादी है, आपके बहुल क्षेत्र को, जहाँ पे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ से आप जीत सकते हैं, उसको रिजर्व कर दे। आप अभी बिहार में देख लीजिए, हम एक बात बताते हैं बहुत मिसाल के साथ, जी। और ये लॉजिकल ही है, ये कांग्रेस की ही दिमाग की देन है। भाजपा तो उनके वजह से सत्ता में बैठी है, और इनके भाजपा और कांग्रेस को हम कभी भी अलग अलग नज़रिए से नहीं देखते अब हैं। दोनों को बराबर देखते बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सिक्के का मतलब 1 रुपए का सिक्का लीजिए, दोनों में एक ही है। आप स्पष्ट रूप से इसको देखिए और समझिए। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें जी। हैं, 243 में 40 सीटें रिजर्व हैं। ये 40 सीटें कौन सी हैं? जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, फुलवारी शरीफ है, आप यहाँ जहाँ पर आप श्याम रजक, यहाँ से श्याम रजक श्याम जी रजक खड़े होने वाले हैं। लड़ सकते हैं, जी। लेकिन मोइन धोबी यहाँ से नहीं लड़ सकता लड़ है। सकते तो ये रिजर्व किसने किया? आपकी सीट को रिजर्व करके उन्होंने उनको दे दिया। ब्राह्मण की आबादी कितना है? 3% जीत के आते हैं, 40%। तो उनको करने के लिए आपकी जगह को लेकर के आपके हिस्से को बांट दिया। ये जो आपने कहा कि फुलवारी शरीफ में अगर जैसे श्याम रजक को दिया जा रहा है, तो ये कौन लोग करते हैं? उनको मुसलमान की ही ज्यादा इसमें नहीं, ये इसको रहते बहुत हैं? स्पष्ट तरीके से आप समझिए कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है, और सो कॉल्ड सेकुलर दल जो है, उन लोगों ने इसको इस तरीके से बना के रखा है कि आपकी जितने प्रतिशत की आबादी, हर राज्य में उतना प्रतिशत सीट रिजर्व है। यहाँ पे आप 18%, आपके यहाँ 18% सीटें रिजर्व होगी। आप दिमाग, एक तो किशनगंज को यहाँ छोड़ पर दी। मतलब अगर बोला जाए तो श्याम रजक छोड़ के किसी और को भी तो खड़ा किया जा सकता था, कोई मुस्लिम जो भाई नहीं खड़ा करेंगे ना, वो आर्टिकल 341 है, 1950 में राष्ट्रपति से लिखवा के डाल दिया गया कि 341 के तहत 341 से भी, पर आपसे भी मेरा एक सवाल रहेगा कि 341 पर प्रतिबंधित किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया, राष्ट्रपति कांग्रेस ने के। लगाया। हाँ, ये संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल एकदम खिलाफ है। अगर आप इसी में सभी माइनॉरिटीज को देते हैं, ईसाई को इसमें आरक्षण देते हैं, इसमें सिखों को आरक्षण देते हैं, दूसरी जो भी माइनॉरिटीज कमेटी है उसको देते हैं, तो फिर आप मुसलमान को क्यों नहीं देते हैं? तो संविधान का उल्लंघन कांग्रेस ने शुरू किया, ठीक है, उसने शुरू किया और उसने सबसे ज्यादा आपको दबाया। आज भी कांग्रेस के जितने बड़े लीडरान जीतते हैं, इंदिरा गांधी से आप ले लीजिए, राहुल गांधी ले लीजिए, राजीव गांधी ले लीजिए, ये जितने भी हैं वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ही जीतते हैं। बरेली से जीतते हैं, अमेठी से जीतते हैं, अभी साउथ की एक सीट से, साउथ में जहाँ से जीते हैं वहाँ 90% मुस्लिम आबादी वहाँ से जीतते हैं। उस सीट को वो छोड़ के आए तो फिर उनकी बहन वहाँ जीतने गई। कभी आपने देखा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में मुस्लिम लीडरशिप उनके साथ में बैठती है? नहीं, वो आपको गुलाम बना के रखते हैं, आप उनके गुलाम बने हुए। तो आप जब गुलामी कर रहे हैं तो आप सोचिए क्या रहे। आपने जितना भी अभी कुछ बताया, इससे क्या लगता है कि इससे राजनीति, भारत की जो राजनीति है, बदल जाएगी? अगर इस तरह से हम फॉलो करें, इस तरह के मुसलमान लोग फॉलो करें, अगर भाजपा में चले जाएं और एमआईएम में चले जाएं, तो क्या लगता है कुछ असर होगा? भारत वर्णवादी व्यवस्था वाला देश है, यहाँ वर्णवादी व्यवस्था रही है। वर्णवादी व्यवस्था को किसने लागू किया था? 5-7 हजार साल पहले जब आर्यन भारत में आए तो उन्होंने वर्णवादी व्यवस्था बना दी। वर्णवादी व्यवस्था में आप अपने वर्ण के साथ रहिएगा तो आप मजबूत रहिएगा, अपने वर्ण के साथ नहीं रहिएगा। अभी डेमोक्रेसी है, पहले राजतंत्र था, अभी जो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, वो आपकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, तो आपकी हिस्सेदारी काट कौन रहा? जो 2 या 3% वाले लोग हैं, उन लोगों ने आपकी हिस्सेदारी काट दी। आप अपने वर्ग के साथ रहिए, आप हर हाल में जीतिएगा, तभी आपको पूछेंगे। आप अगर सोचिएगा नहीं भाई महागठबंधन हार गया, भाड़ में जाए महागठबंधन, उससे आपको क्या, महागठबंधन आपको क्या कर दे रहा है? और 11 साल से भाजपा की सरकार है, वो आपको क्या नुकसान दे रही है? तो या तो जो आपको मान रहा है कि आपकी ये मान्यता है, आप उनके साथ जाइए, नहीं तो अपने वर्ण के साथ चाहिए। आप अपने वर्ण के साथ नहीं जाइएगा, किसी बीच के रास्ते पे जाइएगा, या तो स्त्री बनिए या पुरुष। अगर स्त्री या पुरुष नहीं बनते तो जो तीसरी चीज है वो क्या कहलाती है? समाज उसका मजाक उड़ाता है, वही मजाक आपका उड़ना है।
तो ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब। इन्होंने बारीकी से अपनी सारी बातों को कि मुसलमान का क्या अहमियत है राजनीति में, मुसलमान को कैसे आगे बदलना चाहिए और भारत की राजनीति कैसे बदला जाएगा, 341 और बहुत सारे सवालों से इन्होंने पूरा हमें क्लियर किया कि कैसे कैसे लोगों को इस बार चुनाव में क्या करना चाहिए। फिलहाल मंथन टुडे को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।